think live, we are live. Yes. Assalamu alaikum everyone. This is Amna from Parvaz Takhayul. And before we start off, I would like to introduce and talk a little about Parvaz Takhayul. So at Parvaz Takhayul, we aim to create a safe space and we try to enable development of intellectual thought to empower the society as a whole. आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज हम काफी लोगों के लिए इट माइट बी लिटिल ट्रिगरिंग सो आई एम गोना गिव अ ट्रिगर वार्निंग दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड काफी लोगों के लिए इट माइट बी अ स्लाइटली अनकंफर्टेबल टॉपिक टू टॉक अबाउट बट आई फील लाइक इट्स वेरी prevalent in Pakistani society and the issue needs to be talked about in its entirety. So having said that, हमारे पास दो amazing we have Uzma Sadaqat with us, and she has a rich history and rich experience as a clinical psychologist. And on the other hand, we have an equally inspiring individual, Maham Ali. She's a communication specialist and she works with survivors of violence against women and child sexual abuse. So, Assalamu alaikum both of you and welcome on board. Assalamu alaikum, Amna. Thank you for having us. So we'll start off with the very basics. मेरे पास काफ़ी ज़्यादा questions आए हैं parents के mostly, and a lot of grandparents are also concerned about, the younger lot at their home. So child sexual abuse या जिसको हम लोग जिनसी ज़्यादती भी कहते हैं, Uzma, we'll start off with you. Can you help us understand कि what is child sexual abuse? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से मुराद है कि जब कोई एडल्ट जो है किसी छोटे बच्चे को मोलेस्ट करने की तरफ जाता है या फिर उसको इनअप्रोप्रिएट तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है या एक्सपोजर उसका देता है। इसके अलावा इसमें चाइल्ड ग्रूमिंग एक टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है कि चाइल्ड ग्रूमिंग से मुराद है कि बहुत सारे एडल्ट लड़के जो हैं वो छोटे बच्चों के साथ दोस्ती लगाते हैं जो कि गली मोहल्ले के होते हैं या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्ती लगाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, अपने साथ कंफर्टेबल करते हैं और फिर उनके साथ बेड शेयरिंग की तरफ जाते हैं या फिर उन्हें सेक्सुअल फैंटेसीज के अंदर वो इन्वॉल्व करते हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है क्योंकि बच्चे के लिए ये नई चीजें होती हैं एंड फिर इवेंचुअली वो उसके साथ जिनसी ज्यादती जो है वो करने की तरफ जाते हैं। इसके अलावा इसका एक और फॉर्म जो है वो हमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के अंदर नजर आता है। आपने कसूर का वाकया सुना होगा जिसमें बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, सो ये भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आता है। इसका मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म जो पाकिस्तान में या दुनिया भर में हमें देखने में नजर आता है वो चाइल्ड मैरिज है, यानी जिन बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है जो अंडर एज बच्चियां हैं, ये भी बेसिकली एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का फॉर्म है जिसे कोई लीगल शक्ल जो है वो देने की कोशिश की जाती है बट एक्चुअली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का फॉर्म है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के अंदर आती हैं जो मैक्सिमम हमारे यहाँ लड़कियां और लड़के दोनों ही एक्सपीरियंस करने की तरफ जाते हैं। थैंक यू फॉर दैट उज़मा। और मेरा उससे फॉलो अप एक क्वेश्चन होगा बट बिफोर दैट महा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू हैव वर्कड विद सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, सो व्हिच फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वर ब्रॉट फॉरवर्ड टू यू एंड कौन से हु वर द अब्यूजर्स इन दोस केसेस, इफ यू कैन एनलाइटन अस ऑन दैट। सो ज़्यादा जो मैंने जो काम किया है बच्चों के साथ और वो दो sadly are mostly relatives or close family members who have been abusing the children. कुछ अभी मैंने recently एक जो केस जो मैं हैंडल कर रही थी उसमें the father was abusing his daughters and it was years on end obviously. तो उस तरह ज़्यादा केसेस आते हैं या बहुत कोई क्लोज अगर कोई डोमेस्टिक स्टाफ हो, बट मैंने जो केसेस हैंडल किए हैं वो यही हैं कि जो रिलेटिव्स, अंकल्स और ग्रैंड पेरेंट्स और फादर्स और कजन्स वो ज़्यादा बच्चों को अब्यूज़ करते हैं। एंड फॉर्म की जहाँ बात है वो it can vary from just for example touching the child inappropriately to a more extreme form of which basically child rape as well. तो बहुत ज़्यादा different forms होती हैं, but obviously चाहे वो touch कर रहे हों चाहे वो rape कर रहे हों, it is obviously मतलब है कि क्या कहते हैं both are wrong. We can't say कि extreme because जब बच्चों का जब मामला आता है and I have dealt with cases as young as 6 months old बच्चे whose mother got in touch with me saying that my child has been abused by one of the cousins. तो इतने छोटे बच्चों से लेके till the age of 18 years of age तक हमने इस तरह के cases deal किए हैं which are obviously quite traumatic and horrific, but different forms आती हैं from.
अच्छा, एक जो मेरा फॉलोअप क्वेश्चन, आप दोनों लोगों ने एक चीज की है कि वी हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस एज फार एज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज कंसर्न्ड, और एक मिसकंसेप्शन जो है, हम हमेशा समझते हैं कि अच्छा जी बच्चियों को ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक सोसाइटल हमारा एलिमेंट है। एंड आई रिमेम्बर कि मैंने भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए उसके अगेंस्ट जब काम करना स्टार्ट किया था, आई वाज एज यंग एज 8th grade, एंड दिस इज लाइक लॉन्ग टाइम अगो। और उस टाइम पे भी द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो सामने आए थे जिसके अंदर जो मेल किड्स है, male survivors. So that was astounding. So एक तो misconception ये है। सेकंड चीज आप लोगों ने मेंशन की है कि lot of people think अच्छा जी कोई outsider है, but मुझे जो आप लोगों की बातों से समझ आ रहा है कि most of the abuse happens with a person that you are trusting. So I would like to have your take on that. इसके अलावा कोई और misconceptions और myths जो हमारे ज़हन में है about child sexual abuse, and whoever wants to go first. अच्छा, एक तो मैं ये बात करना चाहूंगी यहाँ पे कि आमतौर पे जैसे अभी माहम ने बात की कि फादर्स, ग्रैंडफादर्स, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, आमतौर पे 30% जो बच्चे अब्यूज होते हैं वो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें फादर शामिल हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल हैं, चचा हैं, मामू हैं, इससे वो सेक्सुअली अब्यूज होते हैं। फिर 60% जो है ये नेबरहुड के लोग होते हैं, जो कि एक्वेंटेंसीज हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कजन्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं। 60% हमारे बच्चे जो हैं वो इनका निशाना बनते हैं। ओनली 10% जो है वो कोई स्ट्रेंजर डेंजर की तरफ हमें जाता है। एक आमतौर पे मिथ हमारे यहाँ ये है कि अपने बच्चों को दूसरे लोगों से, गैरों से महफूज बनाने की हमें जरूरत है, जबकि जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रेंजर डेंजर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि हमारे बच्चों को घर के अंदर हमें ज्यादा महफूज बनाने की जरूरत है, और खास तौर पे इमीडिएट रिलेशनशिप से भी बाजुकात हमें महफूज उन्हें रखने की जरूरत होती है। माहम, आपके केस के अंदर ऐसे कोई मिसकंसेप्शंस दैट द फैमिली हैड जिसकी वजह से केसेस को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल हो गया था, या द पीपल दैट यू डील विद दे हैव सम मिसकंसेप्शंस अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दैट मेक्स योर वर्क मोर चैलेंजिंग? एक तो आपने जो खुद एक कहा है कि एक तो ये है कि मिसकंसेप्शन जो है कि जो फैमिली के जो अंदर जो होते हैं वो नहीं कहते हैं कि वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो केस जो आया था, सो द चाइल्ड एंड ही वाज अ 7-year-old boy who lived in a joint family system who's been abused by his chacha. तो जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, चचा तो बड़े हमारे अच्छे हैं, वो तो बड़े तमीज से बात करते हैं, वो तो सो आई थिंक एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि abusers normally are very charming. They can talk very well, they can, because this is how they gain the trust of the child as well. तो एक तो ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंज मुझे होता है कि नहीं वो तो बहुत अच्छे इंसान है, वो तो बच्चों को, एक तो ये है। दूसरा व्हाट यू आल्सो सेड राइट नाउ कि एक ये मिसकंसेप्शन है कि बच्चियों को ज्यादा होता है और बच्चे महफूज होते हैं, जो लड़के होते हैं वो महफूज होते हैं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। अभी बल्कि एक साहिल की रिपोर्ट्स जो आई है, एंड साहिल इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो उनकी आई है कि अराउंड 50 में 56 जो परसेंट लड़कियों अब्यूज हुए हैं, एंड 46% आई थिंक 54% of victims were girls and 46% victims were boys. So that's मतलब it almost equal ratio है, और ये पिछले साल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल का जो डेटा जो है। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि नहीं वो, बिकॉज अगर आपका बच्चा है जो 5-6 साल का है, तो वो बाहर तो मतलब है अगर उसका वो नहीं जाता होगा, ऑब्वियसली वो घर भी रहता होगा। सो इट इज ऑब्वियसली ज्यादातर जो होता है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट आई फेस, कि बाप करता है या कजन करता है या चचा या मामू, नहीं वो नहीं, बिकॉज वो तो हमारे बच्चे के अपने बाप जैसे, इस तरह नहीं होता है। सो दिस इज द चैलेंज दैट आई फेस, बिकॉज एक हमारा जो मसला जो एज ए सोसाइटी है कि हम समझते हैं कि नहीं वो बदनामी हो जाएगी हमारे घर को, अगर हम बच्चा जो है ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, शी इज ट्रॉमेटाइज्ड, शी कांट टॉक अबाउट इट। एक वो भी एक मेंटल स्ट्रेस है, दे कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज घर की बदनामी हो जाएगी। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड इन माय वर्क, हाउ टू काइंड ऑफ हेल्प द चाइल्ड विदाउट क्या कहते हैं उसको भी ताकि प्रोटेक्शन हो, जो भी जो करे तो उनको भी थोड़ा सा पता चले। तो ये एक चैलेंज मुझे फेस काफी करना पड़ता है, टू हाउ टू काइंड ऑफ गेट थ्रू टू द फैमिली के ये आपने करना है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। And I would like to talk more about that. How do we have that kind of conversation? But before we move to that area, एक चीज जो मेरे ज़हन में यहाँ पे आ रही है कि a lot of people are clueless as to like what is causing these abuses to rise up daily. हम लोगों को sickening
facts and figures nazar aa rahe hote, like for me personally, I think a home should be a very safe space, and we can't imagine people like our fathers and brothers, you know, and people who are supposed to protect us as a child, they are actually responsible for these kind of acts. So uske causes kya hai, underlying causes that are actually creating this unfortunate scenario in our country? Uzma, would you like to take the lead in that? इसके कई फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि जैसे हमारे यहाँ सोशल मीडिया बिल्कुल शुतर बेमुहार की तरह आजाद छोड़ दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से पहले ये केसेस पाकिस्तान में नहीं होते थे, ये तब भी होते थे, बट मेरे ख्याल में इनमें जो फ्रीक्वेंसी हमें अब ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, या इसका शोरो गुंगा हमें ज्यादा नजर आता है, उसका एक बड़ा अहम फैक्टर जो है वो सोशल मीडिया है। सेकेंडली, यूट्यूब के ऊपर हर तरह की वीडियोस जो है वो ओपन है। हमारे यहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि किस एज के बच्चों के लिए कौन सी वीडियो ओपन होनी चाहिए, किस एज के लोगों के लिए कौन सी वीडियोस ओपन नहीं होनी चाहिए। सो आप यूट्यूब पे जाए, हर चीज वहां पे मौजूद है। आपके बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और खेलते खेलते वो वहां तक पहुंच जाते हैं। तीसरी एक चीज जो है वो हमारे यहाँ का घुटन ज़दा माहौल भी है। वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट सच इश्यूज। हम इन्हें टैबू टॉपिक्स कंसिडर करते हुए अंडर द कार्पेट फेंक देते हैं, एंड वी डोंट टॉक टू अवर चिल्ड्रन, नंबर वन। फिर हमारे घर के अंदर अगर हमें ऐसा कोई मसला नजर आता है इमीडिएटली, तो हम उन रिश्तों से बात करना भी हमारे लिए एक काफी बड़ा मसला होता है, और हमें यही होता है कि झूठी इज्जत, अना और हम रुसवाई की तरफ ना जाएं, सो बात ना करनी पड़े। हम इशारों कुनायों से बाज़-औक़ात बात करते हैं, लेकिन ओपनली हमें ये जो अनडिस्कसेबल इश्यूज हैं इनके ऊपर बातचीत हमें करना नहीं आती। सो ये सारी चीजें हैं जो कि हमें इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और इन फैक्टर्स को मिनिमाइज करने की हमें कोशिश जितनी हम कर सकते हैं हम वो करने की तरफ जाएंगे। इसके अलावा पोर्नोग्राफी को देखना, यानी हमारे यहाँ पे या दुनिया भर के अंदर पोर्नोग्राफी की साइट्स जो है वो काफी ओपन है, और लोगों की अप्रोच भी उनके साथ, आप महज फेसबुक के ऊपर है तो कभी कभार रैंडम कोई वीडियो ऐसी आ जाती है कि आप कहते हैं कि मैंने तो नहीं इसको अप्रोच किया था, लेकिन ये कैसे आ गई। सो टैक्टिक्स भी हैं जो हमारे यहाँ जिसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग गिमिक्स हैं, ऐसी वीडियोस के जो कि आपके सामने साइट पे आती हैं और आप उन्हें देखते हैं, और फिर आप आगे से आगे लिंक जो है वो हमारे यहाँ बच्चे जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी होगी और इन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी होगी। हम ऑल टुगेदर इन फैक्टर्स को शायद इमीडिएटली खत्म ना कर सकें, लेकिन अगर हम इनके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो हम इन चीजों को मिनिमाइज करने की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, हमें इस कॉन्सेप्ट में से निकलना पड़ेगा कि होम इज अ सेफ प्लेस फॉर अस। It's not a safe place for our children. It's not a safe place even for our women. हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें अपने घरों को सेफ बनाना पड़ेगा। हमें अपने यहाँ औरतों के जहनों को, मर्दों के जहनों को ट्रेन करना पड़ेगा, बेहतर बनाने की जरूरत है। आई डोंट नो हमने कहाँ से चीजें सीख ली हैं जो कि हम बस एक बबल के अंदर चलते जा रहे हैं। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दुनिया जो है ये या घर हमारा महज औरतों के लिए तकलीफ का बाइस है, मर्दों के लिए भी इक्वली तकलीफ का बाइस है। सो हमें कुछ ना कुछ चीजों को चेंज करने की तरफ, कोई अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी औरतों को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम इन मौजूआत के ऊपर बातचीत कर सके। इवन मेंस्ट्रुएशन इज अ वेरी वेरी कॉमन इशू जो कि हर ही औरत के साथ पेश आता है, लेकिन हमारे यहाँ कितनी माएँ हैं जो कि अपनी बच्चियों से बिफोर एज इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करती हैं। ये किसी एक हादसे की तरह हर लड़की को दरपेश होता है। सो इट्स टाइम कि हम इन मुश्किल मौजूआत पे बातचीत करना सीखें, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसमें चाइल्ड मैरिज है, फिर चाइल्ड रेप की बात आती है, इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन है। सो हमें इन डिफिकल्ट मौजूआत पे बात करना सीखनी होगी, घरों के अंदर भी, और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ स्कूल्स के अंदर भी कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश होने की जरूरत है जहाँ पे ये एजुकेशन दी जा सके कि इस तरह के मामला को कैसे आप डील करते हैं। अगर बच्चा है तो उसे पता होना चाहिए, अगर मेरे साथ कोई इनएप्रोप्रिएट वे में मुझे टच करता है तो मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। बच्चे हमारे यहाँ जरा वल्नरेबल होते हैं, वो डिफेंडिंग पोजीशन में नहीं आते। यही वजह है कि अडल्ट की निस्बत जो बच्चे हैं वो ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें घेरना, उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान है, उन्हें प्रेशराइज करना ज्यादा आसान है एक एडल्ट के निस्बत। सो हमें इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा और फिर ग्रेजुअली कोई ना कोई लाहला अमल बनाना पड़ेगा हर घर के तौर पर। यानी अगर मैं माँ हूं तो मुझे अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर डेवलप करनी होगी कि मेरे बच्चों को किसी एज के अंदर एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिले और मेरे बच्चे कैसे
डिफेंड करने के खुद को काबिल हों। इसके अलावा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि ये जो हम अपने बच्चों को 6-7 साल का बच्चा है और अगर वो घर के अंदर भागता दौड़ता अच्छी बातचीत हमें करता नजर आता है तो हमें लगता है कि अब ये बड़ा है और अब ये सारे काम कर लेगा। इवन ऐसे बच्चे को आप अनअटेंडेड एक बाथ टब के साथ नहीं छोड़ सकते, महज चंद लम्हों की दूरी जो है वो उसकी जान ले सकती है। सो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन्हें हमा वक्त किसी ना किसी अटेंडेंट की जरूरत होती है। सो कोई भी ऐसी जगह है, चाहे वो घर है चाहे वो बाहर है, अपने बच्चों को अनअटेंडेड मत छोड़ें। अगर कोई कजन बहुत ज्यादा मिंगल होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम वक्त वो आपके घर पे आते हैं या बच्चों को साथ छेड़छाड़ ज्यादा करते हैं, तंग करते हैं और बच्चे उससे बुरा मनाते हैं, तो हमें थोड़ा इस चीज को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा बाज़ बच्चे हमारे बता रहे होते हैं, सिग्नलिंग दे रहे होते हैं कि मुझे इस अंकल से हाथ नहीं मिलाना, मुझे इस आंटी के पास नहीं जाना, और हम फोर्स कर रहे होते हैं कि नहीं ये अंकल है, इनसे हाथ मिलाएं, कैसे हाथ नहीं मिलाओगे, इनके पास जाओ, इनके पास बैठो। सो अगर आपका बच्चा कोई ऐसा सिग्नलिंग दे रहा है आपको कि वो अनकंफर्टेबल है for any reason, तो don't emphasize your child to meet that person। उसको कंसिडर करें कि अच्छा वो नहीं मिलना चाह रहा तो इट्स वेरी मच ओके कि वो नहीं मिलना चाहता तो ना मिलने की तरफ जाए। I think उसमें you raise some very pertinent points। हमें हाईलाइट के एक जो आपने बहुत important चीज को हाईलाइट किया है कि हम लोग most of the time we like taking away the power from our kids। हमारा जो एक cultural norm है कि जी हमेशा बड़े ही सही होंगे, एंड यू नो हम बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं कि डोंट क्वेश्चन दैट, यू नो बड़ों की अथॉरिटी क्वेश्चन ना करें। आई थिंक आपने एक बड़ा रेलेवेंट पॉइंट ये हाईलाइट किया है कि थोड़ा सा पावर शुड बी शिफ्टेड टू द किड्स एज वेल, जहाँ पे उनकी सेफ्टी का कंसर्न है। सो अब कभी कभार वो हमें साइंस एंड सिग्नल्स दे रहे होते हैं, बट वी एज एन एडल्ट हम लोग कहते हैं कि नहीं, यू नो वी ओवरलुक दैट। माहम, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन टू यू। सो उस्मा ने बात की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम एंड होम सेफ्टी की बात की एंड पीपल दैट आर क्लोजर टू दैट किड, एंड आई नो कि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक है कि जो कि सेक्सुअल अब्यूज टेक्स प्लेस आउटसाइड द होम, आप अब्यूज ऑफ पावर के ऊपर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड, स्पेशली जो रीसेंट इंस्टीट्यूशनल अब्यूज ऑफ पावर हाईलाइट हुए हैं। सो वुड यू लाइक टू टॉक मोर अबाउट दैट कि जो आपके पर्सपेक्टिव से जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज आउटसाइड द होम टेक प्लेस करता है, उसके कॉजेस क्या है, अंडरलाइंग कॉजेस? आई थिंक एक अभी जो बहुत प्रोमिनेंट केस हुआ है एक स्कूल का, उसमें बहुत सी बातें जो गुफ्तगू हो रही थी वो ये हो रही थी कि बच्चियां जो है वो इट्स अ केस ऑफ हरासमेंट। इट इज नॉट अ केस ऑफ हरासमेंट, इट्स अ केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। वो बच्चियां माइनर्स थी, उनको साथ हुआ है, कुछ टीचर्स ने उनको टच किया है, कुछ इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स पास किए हैं। सो अगेन आई थिंक क्यों होता है वो तो आई थिंक उस्मा विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है कि जो अब्यूज होता है टेक्स प्लेस मे बी इन लो इनकम हाउस होल्ड्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं। दैट्स नॉट द केस एट ऑल। ये हमारे पास बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जांपल अब आ गया है कि एक इट्स अ वेरी एलीट प्राइवेट स्कूल, उनकी जो ओनर्स थी, जो डायरेक्टर्स उनके हैं, बहुत वेरी प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने बड़ा काम किया है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज के ऊपर उनके स्कूल में। तो मुझे जो सबसे जो बड़ा जो इशू जो हुआ है कि अगर एक अब्यूज हो रहा है, आपके पास कोई सिस्टम्स क्यों नहीं थे, कोई स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं थे, कोई पॉलिसी क्यों नहीं थी, कोई कमेटी क्यों नहीं थी जो बाय लॉ आपका मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद जब बच्चियों ने जब उनको जाके बताया भी अपने मैनेजमेंट को, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब बिकॉज फायदा ये अब सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। वो हाईलाइट हो चुका एकदम से, फिर वो हो गया, देन दोस 4 टीचर्स वर फायर्ड। मुझे उससे भी इशू है कि अगर आपने फायर करना तो देन ड्यू प्रोसेस needs to be followed, you have to investigate। इस तरह आप लोगों को निकाल दे, ठीक है, they had overwhelming evidence against them। उसके बाद खैर जब ये पूरा हाईलाइट केस हुआ तो मेरा जो फेसबुक मैसेंजर है दैट इज फुल ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल सेइंग कि हमारे साथ भी ये हो रहा है। तो हमें अंदाजा नहीं है कितना ये प्रेवलेंट है। और सबसे जो आई थिंक जो खौफनाक बात जो बार बार कहती हूँ कि ओनर्स डायरेक्टर्स को पता होता है बट दे हैव नो पॉलिसी इन प्लेस, दे हैव नो कमिटी इन प्लेस। टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन नहीं किया जाता है। अभी आई थिंक 2018 में शायद जब हुआ था ये ज़ैनब का जब केस हुआ था, दिस लिटिल गर्ल हु वाज किल्ड एंड रेप्ड, तब बहुत ज़्यादा शोर हुआ जो होना चाहिए था। तब कहा गया कि जो रेपिस्ट जो है तो उसको आप उसको क्या कहते हैं, हैंग कर दिया हैंग। उसके बाद क्या हुआ? सो ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि इफ़ यू हैंग
कल फिर तो वो क्राइम जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। यू अगेन नीड टू हैव सम सिस्टम्स इन प्लेस जो नहीं है पाकिस्तान में। ज़ैनब अलर्ट बिल आया, उसमें बहुत लिखा हुआ कि टीचर्स को, सॉरी पुलिस में उनको ट्रेन करना है वो, लेकिन वो कुछ होता नहीं, मैंने इम्प्लीमेंटेशन का नहीं होता है। ये जो हुआ है स्कूल में, जो आपने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनाई है, वो अगेन जो मेड इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑफ 3 पीपल, इसमें 2 मर्द हैं। अगर बच्चियों के उन्हें पास जाना है, so how are they going to feel comfortable talking to a random man? तो अगेन ये आई थिंक बहुत सी चीजें हैं। घर हमारे सेफ नहीं है। स्कूल्स फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन अ सेफ प्लेस टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं खुद भी इसी इंस्टीट्यूट पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे आई मीन वो अब सेफ नहीं रहे हैं। हमारी जो स्टेट का रोल क्या है जो नजर नहीं आता है। सो बहुत बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो आई थिंक बहुत ज्यादा इसके हमने we really need to work on them, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो टीचर्स हो। We all need to come together, because for me personally there is nothing more important than the safety and protection of our children. अगर हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो फिर फायदा फिर नहीं है, फिर आप सब घर चले जाएं कहीं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज्यादा कुछ सीरियस बातें हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, जो गुफ्तगू होती हैं, शोर मचता है, फिर सब बैठ जाते हैं बस अब तो हो गया है। सो आई थिंक ये कुछ काफी कंसर्न्स हैं मेरे। आई थिंक बड़े वैलिड कंसर्न्स है माहम आपके, बिकॉज एंड मैंने अभी जब ये इवेंट को मैं पब्लिसाइज करी थी, मैंने काफी ग्रुप्स के ऊपर भी ये शेयर किया था, स्पेशली ग्रुप जिसके अंदर काफी यूथ जो है वो एक्टिव है, एंड बड़ा पॉपुलर ओपिनियन यही आया था कि नहीं ये पनिशमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि यू नो इफ यू कीप ऑन पीनलाइजिंग एंड नॉट फिक्सिंग कि ग्रास रूट लेवल पे क्या मसला आ रहा है, जहाँ पे आपके पास कोई सिस्टम्स इंटैक्ट नहीं है आइडेंटिफाई करने के, कोई सिस्टम्स आपके पास नहीं है जो कि उसको प्रिवेंट कर सके, तो सिंपली पनिश करने से बार बार आई डोंट थिंक सो कि वो चीज एराडिकेट हो सकती है। दैट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ परहैप्स, अगर तो आप उसमें बिलीव करते हो, सो पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन दैट माइट एग्जिस्ट। हम लोग सेफ कॉन्वर्सेशन की बार बार बात कर रहे हैं कि लाइक हम लोग मोस्टली सर्वाइवर को शेम करते हैं, वी डोंट बिलीव अगर हमारे पास कोई बच्चा आके बताता भी है। सो एक मेरे पास इनबॉक्स में व्हेन आई वाज शेयरिंग दिस इंसिडेंट, तो एक बच्ची ने मुझसे आके इंसिडेंट शेयर किया कि लाइक आई वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली अब्यूज्ड, सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय एन अंकल जो कि नेबर थे, and I went to attend a birthday party, and you know that's how the abuse started. And she tried talking to her mom about it, but I think at the moment she mentioned, I think उनका एकदम से body language इतनी rigid होगी, and what she asked was कि उन्होंने कुछ और तो नहीं किया, and she's like I got so scared. और ये भी she's an adult, she's mashallah like you know a working woman and have everything going for her, but she's like I still cannot get out of that trauma that I had as a kid. So my question over here is कि एक तो number one हम identify कैसे कर सकते हैं like क्या behavioral issues हमारे सामने आते हैं, and secondly how do we have that safe conversation with a victim or a survivor that's coming up to us. Usman, we'll start off with you and then Maham will read out the question to you. अच्छा, जहाँ तक तो आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो ये जैसे फर्ज कर ले अगर 4 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 4 से 8 साल के बच्चे हैं, तो उनके साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से वेरी करेंगे। अगर हम ट्वीन्स की बात करते हैं या टीन्स की बात करते हैं, तो उनके साइन एंड सिम्टम्स से, जैसे लेट से अगर 8 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो यूजुअली जब भी उनके साथ इस तरह का इनएप्रोप्रिएट हादसा या ट्रेजेडी होती है, तो वो आमतौर पर रिग्रेसिव बिहेवियर्स की तरफ लौट जाते हैं। रिग्रेसिव बिहेवियर से मुराद है कि 8 साल का बच्चा एक 4 साल के बच्चे की तरह अंगूठा चूसना शुरू कर देगा, बेड वेटिंग करना स्टार्ट कर देगा, सोशली वो विड्रॉन हो जाएगा। और अगर हम ट्वीन्स या टीन्स की बात करते हैं, तो वो सोशली सिर्फ विड्रॉन नहीं होते, बल्कि उनके स्कूल में भी ग्रेड जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, सोशली वो इंगेज होने की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में जाने से गुरेज करेंगे जहाँ पे उस तरह का कोई दोबारा से हादसा जो है वो मुमकिन हो, जैसे उन लोगों से या उस शख्स से मिलने से गुरेज करेंगे, और अगर किसी पब्लिक गैदरिंग में मिलना भी पड़े तो कोशिश करेंगे कि वो उस जगह पर जाए ही ना। सो ये सारे बिहेवियर्स हैं जो कि हमें नजर आते हैं। इस तरह इसके अलावा सिक्रेटिवनेस ही काफी ज्यादा उनके अंदर आ जाएगी कि जैसे आपके साथ वो सोशली बैठे हैं बट दे आर नॉट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन। आपको लगेगा कि वो कुछ अलग थलग सोच रहे हैं, हम वक्त अलग थलग कुछ उनके जहन में चल रहा है, और वो अपेरेंटली तो बैठे हैं आपके साथ बट एक्चुअली दे आर नॉट एट दैट प्लेस। सो कुछ सिक्रेटिवनेस सी उनकी शख्सियत के अंदर आपको नजर आ जाएगी, और एक्चुअली वो ये सवाल का जवाब तलाश करने में महव होते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। इस
इसके अलावा सेल्फ एस्टीम आपको उनकी काफी पुअर नजर आना शुरू हो जाएगी, सेल्फ ब्लेम उनके अंदर आपको देखने में नजर आएगा। कॉन्फिडेंट अगर वो बच्चा था पहले, तो अब उसका कॉन्फिडेंस आपको शटर्ड होता हुआ नजर आएगा। बात करने में बाज़ औक़ात हिचकिचाहट सी उसको होगी या स्टटरिंग करना वो स्टार्ट कर देगा। जो ये सारे बिहेवियर्स हैं जो कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बातचीत के अंदर या उस बच्चे के बिहेवियर के अंदर नजर आ सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं जैसे ट्वीन हैं या टीन्स हैं, तो उनके अंदर एक सडनली बदतमीजी वाला रुझान जो है वो बनना शुरू हो जाएगा कि बात बे बात लड़ाई झगड़ा करने की तरफ वो जाएंगे, और एक्चुअली वो बताना चाह रहे होते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल, वो अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है, दे हैव समथिंग टू टेल बट दे डोंट नो हाउ टू से इट। सो बदतमीजी करना शुरू हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाना। अगर छोटा बच्चा है तो वो बहुत ज्यादा क्लिंगी अपने पेरेंट्स के साथ होना शुरू कर देगा, कोशिश करेगा कि वो पेरेंट्स की प्रेजेंस में हम वक्त रहे। अगर पेरेंट्स की प्रेजेंस नहीं है तो रोना शुरू कर देना या उनके पास जाने की कोशिश करना। तो ये सर्टेन बिहेवियर है जो कि आपको एज डिफरेंट ग्रुप के अंदर जो है वो नजर आने की तरफ जाएंगे। सो दैट इज हाउ यू कुड आइडेंटिफाई कि बच्चा डिस्टर्ब है, कुछ मसला उसके साथ है। सेकेंड पार्ट जो इसका है कि हम सेफ कॉन्वर्सेशन कैसे करें। अगेन ये आपको एज अप्रोप्रिएट ही करना पड़ेगी, जिसमें आप एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि मुझे आपके अंदर ये बिहेवियर डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आपको बॉदर कर रही है। और अगर वो कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको कैसे बताऊं, तो आप उसके साथ एक सेफ प्लेस का भी कॉन्सेप्ट है। सेफ कॉन्वर्सेशन से पहले सेफ प्लेस का कॉन्सेप्ट है कि आप उसे ड्राइंग रूम में बिठा के नहीं सबके सामने शुरू हो जाएंगे कि तुम बदतमीजी क्यों करने लगे हो, क्या कोई मसला है तुम्हारे साथ, बल्कि आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके साथ और उसको पूछते हैं कि आपके बिहेवियर में ये मुझे चेंजेस नजर आ रही हैं जो मैं एक हफ्ते से ऑब्जर्व कर रही हूँ या फ्यू डेज से या फ्यू वीक से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल मी, जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। और अगर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप कहते हैं कि अच्छा, जब भी आपको लगे कि आप कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस यकीन के साथ कीजिएगा कि मैं दोनों कानों के साथ आपकी पूरी बात सुनूंगी एंड विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड, मैं आपकी पूरी बात पूरी तवज्जो के साथ सुनूंगी और फिर हम उसका मिलजुल कर कोई हल तलाश करने की तरफ जा सकते हैं। लेट्स से अगर आपका बच्चा आपको हाफ चीज कोई इंडिकेट करता है कि जैसे मुझे वो फलां अंकल पसंद नहीं है या मुझे वो फलां आंटी पसंद नहीं है, तो फिर आप उसको मजीद प्रोबिंग करते हैं कि अच्छा क्या वजह है, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है आपसे जो इनअप्रोप्रिएट है, या आप अगर ट्वीन है तो कह सकते हैं कि क्या उन्होंने आपको इनअप्रोप्रिएट वे में टच किया है। सो आप इस तरह की बातचीत करके प्रोबिंग कर सकते हैं ताकि आपका बच्चा वो कंफर्ट लेवल आपके साथ फील कर सके कि वो बात करने की तरफ जाए। ज्यादातर बच्चे इस वजह से बात नहीं करते क्योंकि आप उनकी आम बात को भी नहीं सुन रहे होते। लेट्स से आपका बच्चा है, वो कहता है मुझे फलां चीज चाहिए, तो आप उसकी आधी बात सुन के कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आप अपने बच्चे की बातों को सुनते हैं और उसको हाँ में जवाब देना है तो हाँ में दें, ना में जवाब देना है तो ना में दें, लेकिन उसकी बात को आप पूरे तसल्ली ध्यान से सुनने की तरफ जाते हैं, तो तभी वो वक्त आएगा कि जब इस तरह की बात भी आपका बच्चा कंफर्टेबली आपके पास लेकर आ सकेगा। लेकिन अगर उसको पता है कि एवरीडे लाइफ की बात आप नहीं सुनते, आप उसके फ्रेंड्स के बारे में नहीं जानते, वो किन के साथ घूमता फिरता है या उसके कौन से क्लास फेलोज हैं जिसके साथ वो बैठता है या उठता है, तो इस तरह की बात क्रिएट करने से पहले या बताने से पहले एक आपको कुछ ना कुछ उसके साथ एक यानी कंफर्ट लेवल एक क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो हर रोज की बातचीत आपके साथ आके शेयर करे, और अगर कोई ऐसी चीज होती है तो यकीनी तौर पे वो शेयर करने की तरफ जाएगा। बट इन बिहेवियर्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपके कान जरूर खड़े होने चाहिए एंड यू मस्ट हैव अ नेगोशिएशन सब्र के साथ। ये नहीं कि अगर आपको वो नहीं बताता तो आप फिर खुद ही बताना शुरू कर दें कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। डोंट से सच वर्ड्स until unless he or she come up with such thing कि ये कोई ऐसी बात हुई है। फिर जैसी बात वो बताए उसकी पूरी सुने, और ये मत कहे कि मैं अभी जाके पूछती हूँ या मैं पूछता हूँ उसको कि कैसे उसने ये किया। ये सोल्यूशन पार्ट बाद की बात है, लेकिन आप उसको सेफ्टी जरूर क्रिएट करें कि वो बात आपके साथ शेयर करे, कंप्लीटली सुने और फिर उसको बताएं कि आप यकीनी तौर पर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, और हल भी उसके साथ शेयर करें कि वो हल क्या होगा जो कि आप निकाल लेंगे, ताकि उसको पता चले कि अच्छा वो अगेन सेफ्टी जो है वो फील कर सकता है। लेकिन लेट्स से अगर आपका बच्चा आपके साथ ओपनली ये शेयर नहीं करता, तब भी कोशिश करें कि आपकी प्रेजेंस उसको ज्यादा मिल सके ताकि उसको लगे कि देयर इज सम सेफ्टी अराउंड हिम और हर, और वो अगेन कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो अपनी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की तरफ जा सके।
मैम आई थिंक उसमें बहुत एक मेरे ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट किया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है दैट इज आल्सो प्रेवलेंट बिकॉज हमारा रिलेशनशिप नहीं है पेरेंट्स के साथ. मोस्ट ऑफ द किड्स डोंट हैव दैट बॉन्ड. सो आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में तो शायद बाद में बात करेंगे, बट जैसे आई थिंक उन्होंने बड़ी पर्टिनेंट बात की है कि जब हमारा एवरीडे रिलेशनशिप ही खराब है हमारे पेरेंट्स के साथ, और पीपल हु ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस, आई थिंक इवन अब्यूजर्स यूज दैट टू देयर एडवांटेज. एक और मेरे पास जो फीमेल है, उन्होंने अपना इंसिडेंट जो इनबॉक्स में शेयर किया कि लाइक माय अब्यूजर ऑलवेज वुड टेल मी कि योर पेरेंट्स विल नॉट बिलीव यू, कि अगर तुम उनको जाके बताओगी भी आई एम वेरी वेल लाइक बाय योर पेरेंट्स. सो इट वाज लाइक अ क्लोज फैमिली मेंबर. जिससे आप लोगों ने मेंशन किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम अब्यूजर्स आर विद इन द फैमिली, immediate या extended, someone that their parents trust, जिनका घर में आना जाना है, जिनको access है आपके बच्चों को, and that abuser use that against that particular kid कि नहीं आप तो जाके अपनी उनकी मदर को बताएंगे भी आपकी मदर तो मुझे बहुत पसंद करती है, like मेरा तो घर में आना जाना, nobody is going to believe you. And they use it against that. Mom, the reason कि मैं आपसे उसके family के context से बात करी, because you mentioned an unfortunate incident जहाँ पे the father was an abuser. So अगर parents who are responsible primarily for creating that safe environment, It's अगर 6 वो ही o'clock. abuser बन जाएं, then how do you navigate that? How did you personally navigate that situation? और उसमें फिर हम लोग कैसे safety provide करें? अच्छा, अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ तो उसमें तो जो बेटी जो थी, जो अब बड़ी हो गई है, 20-21 साल की हो गई, तो शी इज वन हू टुक अ स्टैंड फॉर हर यंगर सिबलिंग्स. तो उसने कहा कि आई हैव हैड एनफ ऑफ द, और इसका ये था कि द मदर आल्सो टुक अ स्टैंड बिकॉज द फादर वाज आल्सो कॉन्स्टेंटली रेपिंग एंड बीटिंग अप हिज वाइफ एज वेल. तो आफ्टर 20 years दे टुक अ स्टैंड कि हमने निकलना है अब. लेकिन उस 20 years के बाद भी हमें 2 महीने लगे to get them out of that situation because the father was very influential. We had to involve the state, we had to involve the ministry, which I have to admit कि ministry ने बहुत ज़्यादा, human rights ministry ने काफी उन्होंने helpful हुआ. लेकिन बात वही आती है कि because they had access to me, they had access to a phone or to they could get in touch with certain people, right? बहुत इस तरह केसेस होते हैं जो नहीं इस तरह होता है. और तब ये बात आती है रोल ऑफ स्टेट की कि अगर एक बच्चा है, उसके पास तो ना एक्सेस होगा फोन का, ना उसको पता होगा कि उसे जाना किधर है, राइट? तो वो दैट इज वेयर द रोल ऑफ द स्टेट कम्स इन, जो सैडली बहुत वीक रोल है उनका. हमारे पास जो शेल्टर्स जो हैं, जो स्टेट शेल्टर्स जो हैं, उधर भी कुछ पता नहीं होता. अगर बिकॉज a child cannot just get up and say कि मैं जा रहा हूँ अगर घर में ये हो रहा हो. इसलिए आई थिंक जो पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली अगर फादर अब्यूज कर रहे हैं, तो द मदर नीड्स टू टेक अ स्टैंड एंड द मदर नीड्स टू नो कि वो जा के दे सकती है. फॉर एग्जांपल, अभी ये जो केस जो हुआ था, तो उधर बच्चा जो था वो 13 साल का बच्चा था एंड हु वाज बीइंग अब्यूज्ड बाय हिज फादर. जब हमने कॉल किया स्टेट को, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आज है, बट द मदर एंड द बॉय विल बी सेपरेटेड बिकॉज द बॉय इज अ टीनेजर, वी कांट कीप हिम इन अ स्टेट शेल्टर. हम किसको क्यों रखेंगे? वो एक इशू होता है कि why should the boy be separated from the mother when he's such in a vulnerable position. तो ये बहुत ज़्यादा issues जो हैं जो and sadly I think हमारे we as a society हम लोग बात बहुत करते हैं बच्चों की फ्यूचर की. हमने आज तक as a collective society हमने कुछ किया नहीं बच्चों के लिए. बात हम सब बड़ी करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. After 2 years after the Zainab incident, Zainab alert bill आया, उसमें भी कितना वो अच्छा खासा नेशनल असेंबली में काफी लोगों ने अपोज भी किया, फाइनली पास हो गया. सो फॉर लॉन्ग टाइम हमारे पास तो कोई लॉस भी नहीं थे चाइल्ड अब्यूज के. और जो आई थिंक जो जितने भी जो प्राइवेट सिटीजन्स जो हैं, जो सिविल सोसाइटी, दे आर द वंस हु कम फॉरवर्ड एंड दे आर द वंस हु काइंड ऑफ पुश द स्टेट टू मेक सम रिलेवेंट पॉलिसीज एंड काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करें. जो फिलहाल हमारे पास उस तरह का कुछ भी नहीं है. तो ये अभी मुझे पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने एक हेल्पलाइन की है टू रिपोर्ट सच केसेस. और बात वही होती है कि जब रिपोर्ट भी करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बिकॉज अगर इफ द बॉय और अ गर्ल इज रिपोर्टिंग अ केस, तब कितना टाइम लगेगा फॉर द स्टेट टू गेट देयर, उनको रेस्क्यू करना होगा, क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा इस तरह की हैं. तो इसलिए अगर इफ अ बच्चा, इफ अ बॉय और अ गर्ल आर बीइंग अब्यूज्ड एट देयर होम्स, बहुत मुश्किल होता है टू गेट देम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. पहली बात तो ये है कि अगर बिकॉज यूजली मदर कंप्लेन करती, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस यूजली मदर इज द वन हु, तो उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट देनी होती है टू द रिलेवेंट अथॉरिटी.
उसके बाद फिर एक्शन होता है। इन द मीन टाइम बिकॉज इतना हमारा वो गैप आ जाता है, 3-4-5 दिन हो जाते हैं, तब तक जाके फिर स्टेट जाती है जब हम करते हैं, तो इसलिए वो इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। और फिर ये भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक जो होता है कि हमारी बदनामी ना हो जाए हमारी फैमिली की। सो इवन व्हेन दे डू टेक अ स्टैंड टू एंड मेक अ कंप्लेंट, जब तक कुछ होता है तो दे काइंड ऑफ बैक आउट, कहते हैं हमने कुछ भी नहीं करना है, हम लोग बिकॉज अब बस ठीक हो गया है। बिकॉज अगेन जब तक आपकी गवर्नमेंट, जब तक आपकी स्टेट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट देम, नो वन इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर देयर ओन सेल्फ, बिकॉज कहेंगे हम तो मतलब है हमारा तो घर भी खराब हो गया है, ये भी हो गया, यू नो हमारे जो एक जो कल्चर जो हमारा एक जो है, तो वो इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू इवन आस्क देम टू काइंड ऑफ स्पीक अप एंड टेक अ स्टैंड, उनको उससे निकाल सके उस सिचुएशन से, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि एज अ ले पर्सन, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता है कि किसी घर में there is abuse that's going on, so कोई SOP है that like a lay person can follow, someone like me who wants to report a case of child sexual abuse? So what do I do? Like is there someone that I can reach out to? कोई SOP है जो follow की जा सकती है? So, एक तो जो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है, उनको उनका नंबर जो है थिंक 1066 मैं कंफर्म करती हूँ, उनको उधर कॉल की जा सकती है। जो पंजाब में जो है देयर इज अ चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो एज वेल। सिंध का चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, फंक्शनल नहीं है, बलूचिस्तान का भी फंक्शनल नहीं है, केपी का भी थोड़ा बहुत है। सो वी डू हैव दिस डिपार्टमेंट जिसको काम इनका है ये, बट सैडली फंक्शनल नहीं है। तो आई थिंक the best bet is to call the human rights ministry directly, उनसे उनका हेल्पलाइन है, अगर वो मिल जाए तो उनको कॉल करें, उनको बताएं कि ये है, and then I think after a couple of days they do take action from what I've experienced as well. So यही है, because if you call a private citizen or a private organization, वो बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव साहिल जो काम करते हैं, उसके रोजन एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करती हैं, लेकिन आई थिंक द स्टेट नीड्स टू नो, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉल कर सकते हैं। बाकी जो है चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो इन ऑल प्रोविंसेस, जो 3 में तो आई थिंक फंक्शनल है ही नहीं, अब पंजाब में फंक्शनल है। तो ये इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि रोल ऑफ स्टेट का कोई रोल है ही नहीं इसमें, सैडली बहुत वीक रोल है। सो दे नीड टू प्ले देयर पार्ट, जो सैडली हमें नजर नहीं आता है कि वो कर रहे हैं वो। अच्छा मैम, I have a follow-up question for that कि अगर for example हम लोग मिनिस्ट्री को reach out करते हैं, what happens to the family afterwards? Like how is the confidentiality of the survivor kept intact? उनकी safety जो है, जैसे आपने कहा कि जो भी recent case आपने handle किया, वहाँ पे the father was very influential, and पाकिस्तान में unfortunately power does play a huge role, you know, कि जिसके अंदर आप लोग relevant cases को भी highlight नहीं कर सकते। So अगर आप मिनिस्ट्री को reach out कर रहे हैं, so what happens? Like who keeps the safety of the family intact and ensures that? उसमें ये होता है कि अगर आप इफ द फैमिली नीड्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, अगर उनका हमें निकलना है, तो उनको फिर जाता है एक स्टेट शेल्टर में, जिस भी वो शहर में हो, और उधर उनको प्रोटेक्शन तो जरूर होती है उनको, और उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज टू बी ऑनेस्ट होती है, बिकॉज अगेन हमारे जो ऑफिशियल भी वो भी ट्रेन उस तरह नहीं है, बट वो हम ऐसे तो कोशिश करें तो उनको दे ब्रॉट टू अ सेफ प्लेस। फिर they have to go to a magistrate ताकि उनको उधर से प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, and the magistrate usually जो होते हैं वो, for example अगर एक बच्चा या अगर एक औरत जाए उनके पास, you know we need to get out of that situation, तो magistrate usually allow कर देते हैं, तो वो फिर they go to a safe place। उसके बाद फिर उनको कोऑपरेशन ऑर्डर देना पड़ता है, एंड द स्टेट देन इज रिस्पांसिबल कि उनको लॉयर प्रोवाइड किया जाए टू इंश्योर दैट दे स्टे प्रोटेक्टेड, जो भी उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं। So the first thing that the ministry or the state does is to get them out of that situation and take them to a safe place. But having said that, उनको they have to file a written complaint first. उसके अलावा obviously नहीं हो सकता है वो, so they have to file a written complaint। और एक जो चैलेंज जो बहुत ज्यादा जो एक्चुअली होता है, अभी रिसेंटली भी हुआ है, कि जब एक पूरी फैमिली एक थाने में गई कि उनको निकाल दिया गया, so the police में जो थे, और the woman was saying you know कि my children have been sexually abused by the father, so the police were pressurizing them कि हमने ये नहीं लिखना है अपनी FIR में, हमने कंप्लेंट में नहीं लिखना है कि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, हम लोग लिखते हैं कि हमारा पीटा है, सेक्सुअल अब्यूज नहीं होना। उसके बाद हमने फिर उनको परस्यूट किया कि नहीं, दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, आपने लिखना होगा। सो द पुलिस आल्सो नीड टू बी ट्रेन्ड, बिकॉज जितने भी इस तरह केसेस होते हैं वो फिर पहले पुलिस ही हैंडल करती है, उनको निकाला जाता है सारा कुछ, वो पुलिस को भी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती है। दूसरा जो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि जब भी आप इफ यू गोइंग टू अ हाउस और टू एन एरिया टू रेस्क्यू सम किड्स और सम वुमेन,
there has to be a female police officer जो नहीं होती है. There has to be a female police officer जो because अगर बच्चियां हैं या बच्चे हैं या औरत है, उनको आप मतलब है कि they'll feel more comfortable with the female police officer. तो इस तरह की मैं जो हूँ, मैं और बाकी जो हमारे जो private citizens हैं who work on this, we keep pushing the state to play their role because हम लोग as private citizens we can only do so much obviously. तो इसलिए it's very important for all of us to also work with the state. This is why I keep on repeating कि state का role होना चाहिए. They need to play their part जो बहुत कम है अभी जो हम लोग देख रहे हैं. So they need to play their part really strongly, I think. And I think that's a very genuine concern. And personally for me, बड़ा educational था because हम लोग बाकी चीजों की तो बात करते, but intervention point of view से, for example, even I'm clueless कि अगर मैंने कोई incident report करना ही है, who do I call up to? और unfortunately हमारी society में जैसे mention कि the trust on the system is not there, right? So अगर let's suppose God forbid मेरे साथ कोई ऐसा action हो रहा होता है, how comfortable would I be walking up to police station and getting that complaint filed? So I think वो बहुत important चीज़ है कि जो बाकी system के अंदर entities exist करती हैं, they need to play that role and we need to train them as well. As a psychologist, उसमें मेरा आपसे question होगा कि since हम interventions की बात कर रहे हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं survivors को भी चुप कर जाओ, you know, and I think कि पाकिस्तान में every other person that I talk to, जब आप एक safe space create करते हो, they come up with some form of incident that happened to them as a kid or as a child, जिसमें you know sexual harassment was involved. Intensity vary करेगी, form vary करेगी. My question to you is कि is there a problem of having an unprocessed trauma, और क्या वो as an adult आपकी life पे impact करता है, or is it like okay to just like you know put these incidents under the carpet and not talk about them? So why do we need to talk about these issues as an adult? Even unprocessed trauma का कोई impact है life के ऊपर? अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात जो पहले हो रही थी उस पे करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में एक मुझे चीज नजर आती है कि हम सारे इनसेंसिटिव लोग हैं. हम बड़ी चैरिटी की बात करते हैं, बड़े इस्लाम की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल इश्यूज तो वी आर इनसेंसिटिव. गवर्नमेंट तो हमारी इनसेंसिटिव है ही है, लेकिन हम खुद भी लोग जो हैं वो इनसेंसिटिव हैं. ज़ैनब का केस जब आया तो काफी शोरो गुंगा मचा मीडिया के ऊपर, मीडिया ने काफी उसको उठाया, लेकिन वहां पे होना ये चाहिए था कि बहुत सारे पेरेंट्स निकलते और वो गवर्नमेंट को स्ट्रेस करते कि कोई ना कोई लॉज जो हैं वो रेडीली अवेलेबल होने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए. एक बिल महज आने में 2 साल लग गए और वो बिल इसलिए अप्रूव नहीं हो रहा था कि वो कमेटी सारे इकट्ठी नहीं हुई 2 साल. और ये कमेटी जो है ये उन लोगों की है जिन्हें मैंने और आपने चुन के पार्लियामेंट तक पहुंचाया हुआ है. सो अगर 2 साल में एक बिल आएगा और प्रोसीडिंग्स होगी. अभी कल रात की बात है, टेलीविजन पे एक न्यूज चल रही थी कि किसी एक शहर में एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई और जब वो पुलिस में गई उसकी फैमिली रिपोर्ट लिखवाने के लिए जो कि FIR थी, तो पुलिस ने कहा कि पहले आप हमें रिश्वत देंगे तभी हम FIR काटेंगे. ये तो हमारे यहाँ की बात है. फिर हमें ये लगता है बहसियत एक सिटीजन के कि अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात है, ज़ैनब कसूर का वाकया है, तो ये मेरी बच्ची तो नहीं है ना. ये एक कसूर सिटी है जो लाहौर से काफी दूर है, वहां पे एक बच्ची है जिसका नाम ज़ैनब है और उसके साथ ये वाकया हुआ है. हमें लगता है कि ये बहुत दूर की बातें हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है. अमेरिका में जो स्टैटिस्टिक्स हैं कि हर 3 में से 1 बच्ची और हर 5 में से 1 बच्चा 18 साल की उम्र से पहले सेक्सुअली अब्यूज का निशाना बनते हैं. पाकिस्तान में ये रेशो कमोबेश सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा. जहां तक हम बात करते हैं साहिल की रिपोर्ट्स की या रोजन की रिपोर्ट्स की, तो एक्चुअली ये रिपोर्टेड केसेस की बात है. बहुत सारे केसेस जो हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं जो कि हमारे यहाँ रिपोर्ट किए ही नहीं जाते. हमारे यहाँ उन्हें बस घरों के अंदर ही दबा दिया जाता है. और हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक ग्रुप है जो कि मदर्स का है, जिसमें 60,000 के करीब मदर्स हैं और हर माँ के 2, 3, 4, 5 बच्चे जरूरी होंगे. और उनकी जो एडमिन है उन्होंने जब ये स्टेप उठाया कि वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करें और एक उन्होंने कोशिश की कि कोई एक मूवमेंट स्टार्ट की जा सके उसके ऊपर, और जब वो धरना देने गई तो महज 5 औरतें उनके साथ निकली जो माई थी. छठी वो थी और महज 5 औरतें उनके साथ निकली. सो हर माँ को ये लगता है कि ये मेरे घर का मसला नहीं है, ये किसी दूर दराज इलाके में कोई एक बच्ची है जिसका मसला है, जबकि स्टैटिस्टिक्स काफी ज्यादा
यानी जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं वो काफी ज्यादा खौफनाक हैं कि ये हर 3 में से एक बच्ची का मसला है जो कि हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है, और हर 5 में से ये एक बच्चे के साथ होता है। सो इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम आवर हाउस। दूसरी, जहां तक आपने बात की कि इंटरवेंशंस क्या हैं, यकीनी तौर पे जब भी बच्चे इस अब्यूज में से गुजरते हैं तो उसमें 2 तरह के नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ता है। नंबर 1, अगर तो ये बच्चा किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की तरफ से मोलेस्टेशन का उसको सामना है, रेप की मैं बात नहीं कर रही, मोलेस्टेशन का सामना है या इनअप्रोप्रिएट टचिंग की बात है, तो बच्चे जो है वो काफी रिजिलियंट होते हैं, वो जल्दी इस ट्रॉमा में से निकल आते हैं और ज्यादातर बच्चे इसको कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, यानी उस एक हादसे को छुपाकर अपने किसी मेमोरी के अंदर फिक्स कर देंगे और उसको रिकॉल कर देंगे। इनअप्रोप्रिएट टचिंग की बात है, ऐसा नहीं कर पाते। खास तौर पे ये ट्रॉमा उस वक्त काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब ये जो अब्यूज है ये किसी ना किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो, ये भाई की तरफ से हो, बाप की तरफ से हो, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की तरफ से हो, या चचा या मामों की तरफ से हो, तो इस ट्रॉमा का जो मैं कहूँगी इंटेंसिटी है वो काफी गुना बढ़ जाती है। एटलीस्ट 40 to 80% उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कि ये इन बच्चों के लिए उस ट्रॉमा में से निकलना, फिर उन्हें किसी ना किसी प्रॉपर इंटरवेंशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई इंटरवेंशन खास है नहीं। हमारे यहाँ कोई लीगल एड मिल जाए तो हम उसी को इंटरवेंशन कंसीडर कर लेते हैं और हम कहते हैं हाँ जी हाँ इंसाफ मिल गया, आपको इंसाफ जरूर मिल गया, और ये एक तरह की सेटिस्फेक्शन की बात है। बट हाउ अबाउट दैट चाइल्ड जो उस ट्रॉमा में एग्जिस्ट करता है और जिसकी अगली लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदलने वाली है महज उस एक इंसिडेंट की वजह से। सो हमें उस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। जनरली अगर रेप वहां पे नहीं है तो बच्चे कंपार्टमेंटलाइज कर देंगे उस चीज को और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो बाजुकात इनेक्टमेंट की तरफ भी जाते हैं क्योंकि उनके पास एज से पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है, ऐसी एक्टिविटीज में उन्हें प्रेशराइज किया जाता है इन्वॉल्व होने के लिए जो कि उनके लिए नहीं है, तो वो बार बार इनेक्टमेंट की तरफ जाएंगे। और ऐसा बच्चा आपको बाजुकात इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर्स में मिलेगा इन्वॉल्व होता, बाजुकात इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करता हुआ मिलेगा, और यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के दूसरे बच्चों को भी सेक्सुअली अब्यूज करने की तरफ जाते हैं। दैट इज अ लेगेसी जो कि इन बच्चों के साथ ट्रॉमा की सूरत में ट्रेवल कर रही होती है। और अगर कोई इंटरवेंशन ना हो तो फिर हमें आगे जो प्रिपरेटर अब जितने भी केसेस हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के आप उन्हें निकाल के देख लें, 80 to 90% ये वो लोग होते हैं जो कि अपने चाइल्डहुड में किसी न किसी ऐसे ट्रॉमा में से गुजरे होते हैं और वो आगे चल के छोटे बच्चों को फिर उसका निशाना बनाने की तरफ जाते हैं। सो एक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो हमें काफी इनमें कॉमन देखने में नजर आता है जिसको हील करने की जरूरत है। और हील करने की जब हम बात करते हैं तो 2 स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1, एक तो 1-to-1 काउंसलिंग इन बच्चों की होने की जरूरत है जिसमें कोई काउंसलर जो सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए बातचीत कर सके और उन्हें वहां से निकालने की तरफ जाए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ एक्टिविटीज के थ्रू, प्ले के थ्रू बातचीत की जा सके और उन्हें उस ट्रॉमा में से निकाला जा सके। दूसरा ग्रुप थेरेपी है जिसका हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नजर हमें जरा कम ही आता है। हमने विलिंग बेस के प्लेटफॉर्म से चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो के साथ काम किया और वहां पे ग्रुप की सूरत में उनके बच्चे हमारे पास आते थे जिनकी 6 month to 1 year तक काउंसलिंग हमने की और ग्रुप की सूरत में हम उन्हें डील करते थे, हम और हमारे साथी जो हैं वो उन्हें मिलकर डील करते थे। सो एक लॉन्ग टर्म ग्रुप थेरेपी की आपको जरूरत होती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप 1-to-1 उनके साथ काम करके तो उन्हें इतना कंफर्टेबल कर लेते हैं कि फिर वो ग्रुप की सूरत में काम करें। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो में वो बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। इफ कोई फैमिली है जिनके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है तो फिर उस फैमिली को भी उस थेरेपी में से, काउंसलिंग में से निकलने की जरूरत है कि वो कंसिडर करें कि ये एक ट्रॉमा था, एक ट्रेजेडी थी जो हो चुका, अब आगे हमें हील करने के प्रोसेस में जाना है, ना सिर्फ खुद को बतौर पेरेंट बल्कि अपने बच्चों को। एक टॉक्सिक शेम है जो कि इन बच्चों के अंदर इंस्टिल हो जाती है जिन्हें कोई ऐसा एक्सपोजर होता है जब ट्रेजेडी में से गुजरते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वजूद ही गलत है, उन्हें नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा जो विक्टिम है वो ज्यादा शेम फील करता है और वो ये महसूस करता है कि शायद वो गलत जगह पे था, ये उसकी गलती थी कि उसने ऐसे बंदे से दोस्ती लगाई, ये उसकी गलती थी कि वो उस जगह पे उस वक्त मौजूद था, उसको नहीं होना चाहिए था। सो वो सेल्फ ब्लेम की तरफ ज्यादा जाने की तरफ जाएगा। फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे चल के जिंदगी में डिप्रेशन की तरफ जाते हैं या एंजाइटी की तरफ जाते हैं, या फिर एक और चीज है
कि ऐसे बच्चे जो हैं वो इनएप्रोप्रिएट ऐसे ही रिलेशनशिप में बड़े होकर उनके विक्टिमाइज ज्यादा होने के चांसेस या वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी बचपन में भी उन्होंने इस तरह की चीजों को फेस किया और बड़े होकर भी उनके अंदर वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो ऐसे किसी ना किसी हादसे का शिकार हो। इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स में जाना जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हम उन्हें कंसिडर करते हैं, उनकी तरफ जाना, इसका रुझान भी इन बच्चों के अंदर होता है। और ये अनहील्ड ट्रॉमा है बेसिकली, जिसको आप हील अगर नहीं करेंगे तो इसकी कई मुख्तलिफ शक्लें हैं जो ना सिर्फ उसके अपने लिए तकलीफ का बाइस है, उस फैमिली के लिए तकलीफ का बाइस है जिसका वो हिस्सा है, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी तकलीफ का बाइस है जिस भी सोसाइटी में वो रह रहा है या रह रही। I keep on forgetting to unmute myself. Thank you so much. I think that was very comprehensive. मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आता कि अगर बच्चे के साथ कोई ट्रॉमा होता है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग है and that trauma has to be dealt with. उसकी healing हमें enable करने की बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत है. I'm going to see if we have any live questions at the moment. हमारे पास एक question आया है जी कि what kind of age appropriate information should be communicated to toddlers, young children. So छोटे बच्चों को आप कैसे aware करवाएंगे कि the sovereignty over their own body, उसमें age appropriate language क्या है या कोई resource है जो कि हमारे parents refer कर सकें. So anyone? एक तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में, जब वो few months के हैं, तो हमें ये काम उनके साथ ये सोच के करना है। जैसे मैं अक्सर देखती हूँ माओं को कि माएँ किसी शादी ब्याह में हैं या किसी फैमिली गैदरिंग में हैं तो थोड़ा सा साइड पे होकर तो बच्चों की नैपीज चेंज करती रहती हैं। तो ये बताता है कि अच्छा ये कहीं पे भी चेंज किया जा सकता है। फिर अगर बच्चे ने निकर पहनी है और वो उसके बारे में ज्यादा, यानी मैं अगर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करूं तो कोई ज्यादा रुझान नहीं है कि बच्चा नहा रहा है तो नहा के टॉवल लपेट कर उसको बाहर निकलना चाहिए। बाज़ बच्चे नहाते हुए माएँ कहती हैं कि अच्छा बाहर जाओ, तुम्हारी पुप्पो बैठी है तो वो तुम्हें कपड़े पहना देगी। सो हमें ये जो कैजुअल रुझान है ना इस बारे में, हमें उसको डिस्करेज करने की जरूरत है। और बहुत छोटी एज से ही माँ को चाहिए कि जब वो बच्चे के कपड़े चेंज करे तो वो कोशिश ये करे कि बच्चा उस वक्त कोई और फैमिली मेंबर उस कमरे के अंदर मौजूद ना हो या उस जगह पे मौजूद ना हो। ये आप एक सेंस बहुत छोटी एज से देना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को कि अच्छा हर चीज जो है वो पब्लिकली नहीं की जाती। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट भी अहम है जो कि बहुत छोटी एज से आप अपने बच्चे को देते हैं। फिर अगर आपका बच्चा नहाते हुए थोड़ी सी कैजुअलनेस का मुजाहरा करता है तो आप उसको बताएं कि आपको जब भी नहा रहे हो तो ये मेक श्योर करने की जरूरत है कि आप अकेले हो या मम्मी आपके साथ हो, इसके अलावा आप और किसी के साथ हैंडल ना करें। इसी तरह से बच्चों को अगर वॉश करना है तो तब भी माँ का काम है कि वो उन्हें करे और दूसरे बच्चों को उन्हें टच ना करने दे। फिर आप बच्चों को गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। ज़ैनब कसूर का जो वाकया था उसके बाद एक जो अच्छी चीज हुई कि मीडिया पे गुड टच और बैड टच का काफी ज्यादा जो बातचीत है उसके ऊपर होने लगी और ये कहा जाने लगा कि इसको एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बच्चों को बताने की जरूरत है। सो गुड टच और बैड टच का जरूर अपने बच्चों को बताएं। प्राइवेट पार्ट्स का जरूर अपने बच्चों को बताएं कि आप हमारे जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो ओपन नहीं हो सकते। जैसे हमारा फेस होता है, हाथ या पाँव होते हैं या बाजू बाजूकात होते हैं, या बच्चे निकर भी पहनते हैं तो टांगे ओपन होती हैं। उन्हें बताने की जरूरत है कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं, जिसका मतलब है कि वो हर शख्स के सामने ओपन नहीं किए जा सकते, वो सिर्फ अपनी माँ के सामने ओपन किए जा सकते हैं या इन केस बाज़ फादर के सामने ओपन किए जा सकते हैं। बट कोशिश करें कि जितना आप उसको माँ तक महदूद रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। सो गुड टच बैड टच की बात आती है। पहले प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जरूर बच्चों को पता होना चाहिए, फिर गुड टच बैड टच के एप्रोप्रिएट टच क्या है, इनएप्रोप्रिएट टच क्या है, कौन से लोग हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकते हैं और वो माँ के अलावा और कोई दूसरा शख्स आप वहां पे फिक्स ना करें। बाज़ घरों के अंदर जो मेड्स होती हैं माएँ, उन तक भी ये काम जो है वो करती हैं। सो आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे बच्चों की देखभाल के लिए। कोई ऐसा बंदा फिर हो, अगर आप वर्किंग वुमेन है और आप हर वक्त अपने बच्चे को अटेंड नहीं कर सकती तो फिर कौन ट्रस्ट वर्दी पर्सन है जो कि उस आपकी जगह पे अटेंड करने की तरफ जाएगा। सो ये चंद चीजें हैं जो कि हमें जरूर टॉडलर्स को खास तौर पे एजुकेट करनी चाहिए। और फिर अगर बच्चे उससे थोड़े बड़े हैं तो फिर उनके साथ और एज अप्रोप्रिएट बात जो है वो थोड़ी आप बढ़ा के कर सकते हैं। दूसरा उन्हें ये भी बताएं कि हर शख्स के साथ आप मिंगल मत हुआ करें। जैसे बाज़
कजन्स हैं उनके, या बड़े कजन्स हैं, या अंकल्स हैं, तो वो गोद में बच्चों को बिठा लेते हैं, बच्चों को कभी इधर किस कर रहे हैं, कभी उधर किस कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को एजुकेट करें कि वो हर शख्स की गोद में मत बैठे। नंबर 2, हर शख्स को खुद को टच ना भी करने दें, चाहे वो कितना ही अप्रोप्रिएट टच क्यों ना हो। आमतौर पे जितने भी सेक्सुअल अब्यूजर्स होते हैं, ये बच्चों को इनअप्रोप्रिएट वे में टच कर रहे हैं, कभी गर्दन को छेड़े हैं, कभी उनके लिप्स पे किस कर रहे हैं, कभी उनके बाजू को कर रहे हैं। सो उन्हें बताएं कि ये चीजें भी अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूंगी कि इनको नॉर्मलाइज कंसिडर मत करें कि अगर वो अपने चचा की गोद में बैठा हुआ है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है, इससे आपको लगता है कि आपका बच्चा अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में फर्क नहीं कर सकता। फिर बाज़ औक़ात फादर के फ्रेंड्स आते हैं, तो आपके बच्चे उनकी भी गोद में चढ़े होते हैं, वो भी जैसे छू रहे होते हैं बच्चों को, तो उन्हें बताएं कि फादर के जो फ्रेंड्स हैं वो फादर के फ्रेंड्स हैं, आपकी प्रेजेंस में वो वहां पे होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा वो ताल्लुक इतना ही होना चाहिए कि हेलो अंकल, हाय आंटी, इससे ज्यादा जो है वो उन्हें मिंगल मत होने दे, और बच्चों को बताएं कि ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स नहीं है। उसमें कोई लिटरेचर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो दैट इज पब्लिश आउट देयर, जो कि लैंग्वेज बता सके कि क्या यूज करनी चाहिए गुड टच बैड टच के बारे में एजुकेट करने के, कोई लिटरेचर है जो कि अवेलेबल है, या समथिंग वी कैन शेयर आफ्टरवर्ड्स विद आवर लिसनर्स? अच्छा, पाकिस्तान में तो अगर कोई ऐसा लिटरेचर है तो मेरे ख्याल में माहम ज्यादा आगाही दे सकती हैं, बिकॉज साहिल के हवाले से वो जानती हैं, रोजन के हवाले से जानती हैं। दीज आर द वेबसाइट, अगर आप वहां पे जाएं तो मे बी यू कुड फाइंड सम लिटरेचर इन उर्दू। बट अगर आप गूगल करें, और बहुत सारे ऐसे बैनर्स जो हैं वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप वर्ड्स को वहां से फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या चीजें जो हैं वो आपको अपने बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है। सो इसी तरीके से बहुत सारी वेबसाइट हैं, लाइक एक वेबसाइट जो है childtrauma.org, ये एक अमेरिका की वेबसाइट है, जो कि आप उस पे जा सकते हैं और वहां पे कोई ऐसा मटेरियल आप फिगर आउट कर सकते हैं। दूसरी एक वेबसाइट है जो कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ एक्सपर्ट्स इन ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। अगर आप उनको विजिट करें तो वहां पे आपको कोई ना कोई रेलेवेंट मटेरियल जो है वो जरूर मिलेगा। बट ये याद रखना चाहिए कि 4 साल की एज तक बच्चों के लिए टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी, फिर आपके पास 4 से 8 साल के बच्चे आते हैं, उनके लिए डिफरेंट होगी, फिर ट्वीन्स हैं जो कि 9 से 12 साल की एज के बच्चे हैं, उनके लिए टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होगी। फिर आपके पास 13 टू 18 जो बच्चे या 19 जो बच्चे आते हैं टीनेजर्स के अंदर, उनके साथ आप ज्यादा जो बातचीत है वो करने की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बातचीत आपकी इस तरीके से होनी चाहिए जो कि फैक्ट्स देती हो। आप खुद से वर्ड्स से याद करने की कोशिश ना करें, यानी ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप हो। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हों, और वो सफिशिएंट वर्ड हों जिन्हें सुन के तो आपको खुद भी लगे कि जब मैं बात ये बच्चे से करूंगी तो उसको बात समझ आ जाएगी। कोई फॉलोइंग क्वेश्चन तो हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं होगा कि अच्छा फिर और इसमें क्या होता है, अच्छा फिर और इसमें क्या होता है। यानी ऐसे सवाल ना करें जिससे बात थोड़ी सेंसेशनल थोड़ी सी होने की तरफ जाए, या क्यूरोसिटी बच्चों में डेवलप हो और बच्चे खुद ही गूगल करते रहें। आपकी बात जो है वो कंप्लीट और ब्रीफ होनी चाहिए, ताकि बात उनको जो बताना आप चाह रहे हैं वो समझ उनको आ जाए। Mahab, since like Osman ने mention किया कि since you work with different entities, कोई ऐसा local personalized primarily उर्दू के अंदर कोई ऐसी available है literature या posters जो कि हम लोग use कर सकें, ताकि language क्या हमें use करनी है to educate our kids about that? बिल्कुल, इस पे पहले मेंशन किया कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ही who do have good literature, उसमें एक साहिल है, रोजन है, स्पार्क है, दस्तक है, दस्तक सॉरी इज अ शेल्टर, बट ये 3 जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, स्पार्क, साहिल, रोजन एंड आल्सो यूनिसेफ पाकिस्तान, तो इनके पास they do have literature. I think UNICEF ज़्यादा, if I'm not wrong, they mostly have literature in English, but बाकी जो 3 जो हैं उनके पास उर्दू लिटरेचर भी है। एंड जो रोजन स्पेशली है, they also do a lot of they used to do a lot of theaters as well to create awareness about child abuse. but इनकी ये 3-4 वेबसाइट्स है जो कल्चरल अप्रोप्रिएट भी है, और इनमें अच्छा खासा आपको बच्चे को आप समझा सकते हैं। They also have, if I'm not wrong, they also have videos as well, very small videos, just briefly telling about child abuse. दूसरा एक आई थिंक पिछले साल के एक इंडिया का एक प्रोग्राम था जो होस्टेड बाय आमिर खान, उसका नाम भूल गया, सत्या, उसमें ही एक्चुअली
हाँ सत्यमेव जी, जयते प्रोग्राम है, बहुत हाँ अच्छी जी। निकल। उसमें उन्होंने एक पूरा एक प्रोग्राम किया चाइल्ड अब्यूज, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम एक्चुअली। उसमें पे लास्ट में उन्हें पूरा ट्रेन भी किया था। कुछ बच्चे थे 10-12 बच्चे, जिन्होंने बताया था कि हाउ टू टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट चाइल्ड अब्यूज, तो उन्होंने खुद वो उन्होंने पूरा किया था। सो वो भी आई थिंक दैट इज अ वेरी यूजफुल रिसोर्स एज वेल एक्चुअली। तो ये कुछ रिसोर्सेज है, बट ऑब्वियसली ज्यादा काम इसमें हमने करना है जो हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैम ये पब्लिकली अवेलेबल है रोज़े मसाहिल की वेबसाइट के ऊपर, जो लिटरेचर आप बात कर रही हैं, जो वीडियोस हैं? पब्लिकली ठीक है, अवेलेबल आई थिंक है। शेयर दैट विद आवर ऑडियंस एंड व्यूअर्स आफ्टरवर्ड्स, ताकि उनको जो है सिट थ्रू करना आसान हो जाए। आई थिंक एक चीज जो हम लोग सब एग्री करेंगे कि आजकल के दौर में पेरेंटिंग इज अ ह्यूज चैलेंज। मैं तो बल्कि लिटरली अपलॉड करती हूँ पेरेंट्स के ज़माने दौर के अंदर, यू नो, वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स एंड ट्रॉमा फ्री एंड एक सेफ स्पेस में जो बड़े हो रहे हो। बट मैं पेरेंट्स को ये भी मैसेज देना चाहूंगी, लाइक वी डू अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग इज अ ह्यूज चैलेंज। आई थिंक कि हमारे स्टेट में ये भी गैप है कि वी डोंट हैव पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स या इंटरवेंशन सिस्टमैटिक किस्म की, कि जहाँ पे लेट्स सपोज के इफ पेरेंट्स वांट टू गो एंड टेक क्लासेस अबाउट सर्टेन थिंग्स, यू नो, कि एक बड़ा ह्यूज गैप है कि पेरेंट्स को कैसे ट्रेन किया जा सके। बिकॉज हम समझते हैं साइकोलॉजिकली जी बच्चा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली सारी इंटेलिजेंस आ जाएगी पेरेंट्स को, उनको सब खुद ही अकल आ जाएगी हाउ टू गो अबाउट विद दैट, व्हिच आई फील लाइक इज वेरी अनफेयर। कि तो मैं हालांकि आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस में भी आपने देखा होगा कि आई थिंक पेरेंट्स को सपोर्ट अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रेज किड्स, बिकॉज समझा जाता है जी कि इट्स एन इनबॉर्न टैलेंट जो कि ऑटोमेटिकली उस चीज के अंदर आ जाएगा। अच्छा, मैं दो थोड़ा बातें। सॉरी जी आप जी प्लीज। मैम। अच्छा, बस मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करती हूँ आमना, बिकॉज आई थिंक हमारे कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होती हैं फैमिलीज, सारे वो मामा और चाचा और ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज वो अच्छे खासे वो इन्वॉल्व होते हैं। बट उनको फिर आई थिंक जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए उस तरह की नहीं मिलती है, बट एडवाइस बड़ी मिलती है। वो अच्छी हो ना, तो वो एक अलग एक इशू है। बट आई थिंक वी आर वेरी अच्छे खासे इन्वॉल्व होते हैं हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली जो है टू रेज अ चाइल्ड, आई थिंक। And I think ma'am that can also be a problem, क्योंकि joint family system में already हमें पता है कि औरत की से unfortunately lot of households में कम है। कि अगर जैसे उस्मा ने भी कहा जी कि आप you know मना करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा चचा की लैप में बैठ रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारे हाउस होल्ड्स के अंदर अ मदर प्रॉब्ली वुड नॉट हैव दैट से, शी वुड नॉट हैव दैट पावर। और अगर वो मना करेगी जी कि हाँ कि अपने देवरों के साथ यू नो ना वो ज्यादा अटैच हो या ना फिजिकल हो, आई थिंक शी वुड नॉट हैव द पावर टू से दैट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक मेरा ज्यादा जो पुश था, एंड आई वाज पॉइंटिंग मोर टुवर्ड्स सिस्टमैटिक इंटरवेंशंस जो कि एग्जिस्ट की जा सकते। फॉर एग्जांपल जी मैं जी इसके ऊपर बात करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम शादी किसी की करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की शादी की एज में पहुंच गए हैं तो नाउ दे आर रेडी फॉर अ मैरिज, और वो अब एक कपल बनने की तरफ जाएंगे। हम बिल्कुल उन्हें नहीं बताते कि मैरिज जो है ये काफी एक मुश्किल रिश्ता है और इसमें काफी प्रॉब्लम्स बाद में आने वाले हैं। हम उन्हें फिल्म दिखाते हैं और फिल्म बताती है कि बहुत जो मसाइल के बाद जब शादी हो जाती है तो फिर हैप्पीली एवर आफ्टर होता है, जबकि असल मसले वहां से शुरू होते हैं। तो हमें कुछ ना, ये जो हम बबल में हमने रहना सीख लिया है और हमें लगता है मसाइल सामने अगर हम नहीं रखेंगे, ऑस्ट्रिच की तरह अगर हम रेत में अपना सर दबा देंगे तो मसले फिर होंगे नहीं। हमें थोड़ा आंखें खोलने की जरूरत है कि बच्चियों और बच्चों को बताने की जरूरत है कि मैरिज जो है ये बनी बनाई नहीं होती, ये महज निकाह के दो बोलों से नहीं बन जाती, ये आपको बनानी पड़ती है, हर रोज आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और दोनों पार्टनर्स को इक्वली मेहनत करनी पड़ती है। सो एक तो मैरिज काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट हमें देना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि अब हालात आज से कोई पहले जो 50 साल 1940s वाले हालात आज नहीं है। नाउ वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी रैपिडली और हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से प्रोएक्टिवली कि हम आने वाले मसाइल को पहले से भांप सके और उनके लिए कोई ना कोई हमारे पास इंटरवेंशंस हो, हमारे पास कोई स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए ताकि हम मसाइल को मैनेज भी कर सकें व्हेन दे कम। पेरेंटिंग हमारे यहाँ एक बिगेस्ट इशू है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि हम 10,000 का लोन का जोड़ा तो जरूर ले लेंगे, लेकिन हम 5,000 किसी एक सेशन में इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे जो हमें बता सके कि पेरेंटिंग क्या होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो पेरेंटिंग के ऊपर काम करते हैं, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स ज्यादा नहीं है, बिकॉज क्लाइंट्स का ख्याल है कि पेरेंटिंग भी कोई सीखने वाला काम है। हमारे यहाँ दादियां नानियां कॉन्सेप्ट ये देती हैं कि अच्छा जो औरत बच्चा पैदा कर सकती है वो पाल भी सकती है,
यकीनी तौर पे औरत बच्चा पाल सकती है, लेकिन अच्छा बच्चा पालना और अच्छा शहरी बनाना ये एक और नया मरहला है, क्योंकि एक बच्चा जो आपके पास होता है, द वे आई सी इट, वो एक बच्चा नहीं होता, वो एक नस्ल है आपके पास, जिसकी हिफाजत अल्लाह ने आपको दे दी है। हमारे यहाँ बच्चा होता है तो हम बड़ी खुशी बनाते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद द चाइल्ड, कि हम एक नस्ल को प्रिपेयर कर रहे हैं। और अब अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ा के देख लें, जितनी फ्रस्ट्रेशन आपको इस माशरे में नजर आती है, जितने लड़ाई झगड़े आपको इस माशरे में नजर आते हैं, जितना डोमेस्टिक अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज आपको इस माशरे में नजर आता है, तो आपको लगता है कि पिछले 20 साल में जो बच्चे माओ ने ट्रेन करके इस सोसाइटी में भेजे हैं वो कोई काम के बच्चे हैं? नजर नहीं आता। हमें लगता है कि अपनी बच्चियों को सिखाया है कि आपने मारपीट सहना है, आपने बात नहीं करनी किसी ऐसी चीज पे जो कि टैबू टॉपिक से, आपने बात नहीं करनी। और हमने अपने मर्दों को सिखाया है कि एक कमजोर औरत पे हाथ उठा के तुमने खुद को बड़ा ताकतवर कंसीडर करना है। आई मीन ये भी एक सिक माइंडसेट है कि आप एक औरत पे हाथ उठा के, छोटे बच्चे को दबोच के आप अपनी वक्ती खुशी पूरी करने के लिए, वक्ती तस्कीन के लिए उसकी जिंदगी खराब करने की तरफ जाते हैं। तो आप ये काम करते हुए सोचते नहीं है। तो हमें कुछ बेहतर लोगों की अपने इर्द गिर्द जरूरत है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। आज की जो बच्चियां हैं उन्होंने कल को बड़े होकर माएँ बनना है। आज के जो बच्चे हैं वही कल को बड़े होकर बाप बनेंगे, वही सोसाइटी को बनाएंगे। सो इन दो चीजों की हमारे यहाँ काफी अहम शिद्दत से जरूरत है। एक तो मैरिज काउंसलिंग, यहाँ पे हमें हर बच्चे बच्ची को मैरिज काउंसलिंग, आई थिंक जैसे आप गिफ्ट में डाउरी देते हैं ना या और चीजें देते हैं, तो आपको एक पार्ट ये भी बनाना जरूर चाहिए कि मैरिज काउंसलिंग भी उन्हें गिफ्ट करें, उन्हें पता हो कि अच्छा घर कैसे बनाया जाता है, मैरिज को कैसे चलाया जाता है। और फिर पेरेंटिंग के ऊपर जरूर आपको सीखने की जरूरत है। और सीखने से मुराद ये नहीं कि जब आप बच्चा पैदा कर लें तो फिर आप सीखने जाएं। आप जब फैमिली प्लान करना शुरू करें तो उससे पहले आप सीखें कि पेरेंटिंग किस बला का नाम है, ये कौन सी चिड़िया होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, और आपको कैसे आप अपने बच्चे को आप किन चीजों के ऊपर, किन स्ट्रेटजीज के ऊपर किस तरह का देखना चाहेंगे। आपके पास उसका कोई पिक्चर जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बच्चा खेलता खेलता बड़ा हो गया। कराची में ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ पे बच्चों के एडमिशन जो है वो बच्चे पैदा होने से पहले आपको करवाने होते हैं, ताकि आपका बच्चा टाइमली एडमिट हो सके। सो आपको उसी पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि पेरेंटिंग के ऊपर भी आपको, जब आप बच्चा प्लान कर रहे हो, तो आपको सीखने की जरूरत है कि एक अच्छी माँ कैसे बना जा सकता है, एक अच्छा बाप कैसे बना जा सकता है, एक अच्छी नस्ल कैसे परवान चढ़ाई जा सकती है। मेरे ख्याल में इट्स अ हाई टाइम दैट वी नीड टू फिगर आउट दीज थिंग्स। अगर हम नहीं इन दोनों चीजों पे तवज्जो देंगे तो हमारा माशरा जैसा आज है, आने वाले दिन कोई उससे भी बहुत अच्छे नहीं है, उससे ज्यादा खराब है, क्योंकि मसाइल आने वाले दिनों के अंदर पहले से ज्यादा हर पेरेंट को दरपेश होंगे, हर कपल को दरपेश होंगे। और अगर हमारे पास हल नहीं है उसके जो कि जदीद तकाजों के मुताबिक हों, तो फिर हम बस रोते पीटते रहेंगे। और हम क्या करेंगे? फिर हम कंप्लेन नहीं करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। Yeah, I think that goes in line with what Waham was also pointing out earlier कि हम लोग बहुत बात करते हैं जब unfortunate कोई incident होता है, हम लोग बाहर भी निकलते, which is important. I remember कि जब ज़ैनब का unfortunate issue हुआ था, so being part of academia as well, I remember कि I cancelled one of my classes and मैंने कहा था कि नहीं, I'll go and I'll join in the protest. And मेरी जो बाकी जो colleagues थी, they were like कि क्यों जा रही हो? मैंने कहा because when I look at her face मुझे अपनी नीस याद आती है. And it's not an isolated incident. तो वो बात I think कि हम भी time and again जो आप बात कर रही थी कि कितना important role है कि state government हमारे पास initiatives हो, otherwise हम sessions करेंगे, हम बात करेंगे, हम गुस्से में protest के अंदर भी जाएंगे, but after that nothing happens. तो जब तक हमारे पर I think कि माहम जो आपने point out, तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। हम जो सिटीजन हैं, हमें समझ आनी चाहिए कि अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो मेरे नीसेस एंड नेफ्यू हैं। व्हाट वर्ल्ड आई वांट कि वो उसके अंदर ग्रो करने की तरफ जाए, किस दुनिया में मैं चाहूंगी। बिल्कुल empathy जरूर निकलना चाहिए। हमें किसी ऐसे बड़े इंसिडेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब ज़ैनब जैसा कोई वाकया होगा तो तभी हम निकलने की अर्ज करें। हमें नजर आना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें बातचीत ओपनली करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है तो हमें उठ खड़े होना चाहिए, हमें ग्रुपिंग करनी चाहिए, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। हम स्ट्रेस करेंगे तो फिर गवर्नमेंट कुछ करेगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट खुद ब खुद ही कुछ करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट में हमेशा लोग देखते हैं
कि किसी चीज की जरूरत है तो फिर उसको कर लेंगे नजरिया जरूरत के तहत। अगर जरूरत नहीं है तो फिर रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर ही रहें। लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो कोशिश करें कि मिल जाए। सो गवर्नमेंट के इश्यूज कुछ और हैं, सिटीजन्स के इशू कुछ और है, तो हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए है और हमें मिलजुल के ये काम जो है वो करना पड़ेगा। On a closing note, Maham, I would like to ask you, since आपका rich experience of working with active cases के and like हम इस पे हम session close करें, because I know कि we already pushed beyond the deadline. Proposed interventions आपके ज़हन में क्या है? I know कि there's no single intervention जो इस चीज़ को eradicate कर सकती है, and but I also feel like since you work very closely with survivors, तो आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट और फ्रस्ट्रेशन उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होगी, यू नो, यू विश कि अच्छा ये चीज़ होनी चाहिए, यू नो, जिस कुड हैव, यू नो, मिनिमाइज द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन। सो क्लोजिंग नोट पे प्रपोज इंटरवेंशंस हमारे पास क्या होनी चाहिए स्टेट बेस्ड जो आप बात कर रही हैं? आई थिंक सबसे पहली बात तो कि हमारे पास ना कोई अवेयरनेस कैंपेन्स ही नहीं, हम तो बिल्कुल बेसिक से शुरू हम लोग करना है। सो वी नीड टू हैव सम वेरी एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑन रेडियो, ऑन एक तो वो। दूसरा, मेरी अभी कुछ दिनों पहले ही बात हुई है ज़ैनब के वालिद से, आई एम स्टिल इन टच विद देम। उनको अभी तक एक मैं और ये बहुत लोगों को बात बुरी लगती है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, द ओनली रीजन व्हाई ज़ैनब केस पर इतना वो उठा, बिकॉज दैट चाइल्ड इज नो मोर। इफ शी वाज अब्यूज्ड एंड शी वाज स्टिल अलाइव, इतना नहीं शोर मचता। सेम गोज फॉर दिस अदर। अभी रिसेंटली जो डोमेस्टिक वायलेंस का ये जो दिस जर्नलिस्ट हु किल्ड हिज वाइफ, वो भी इतना शोर मचा बिकॉज दैट गर्ल, दैट वुमन इज नो मोर। ठीक है, तो एक तो हमने ये हमारे वी नीड टू हैव सम वेरी एक्सटेंसिव क्या कहते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स। दूसरा, वी नीड टू ट्रेन आवर पुलिस ऑफिसर्स, आई थिंक, बिकॉज इतना बड़ा चैलेंज होता है टू गेट थ्रू टू देम। उनको समझ नहीं आती कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज, वो उनको नहीं पता है। दूसरा, आई थिंक हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो हैं, चाइल्ड ब्यूरो डिपार्टमेंट्स जो हैं, दे नीड टू हैव 24/7 उनके पास ऑफिस होने चाहिए। मुझे याद है कि एक केस पे हैंडल करी थी तो 2 बजे सुबह के रात बजे आई वाज द ओनली वन हु वाज अप बिकॉज ऑफ दैट फैमिली। बाकी सब सो गए थे, ना गवर्नमेंट सारी सोई हुई थी। मैं आई वाज बेसिकली इन चार्ज ऑफ 4 पीपल हु कुड पोटेंशियली हैव बीन हार्म्ड एज वेल। तो एक तो आई थिंक वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ 24/7 अवेलेबल होने चाहिए ऑफिसर्स। पुलिस डिपार्टमेंट्स को हमने ट्रेन करना चाहिए है, एंड देयर हैज टू बी एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन्स। और पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहिए है। हमारे वी हैव नो सिस्टम टू ट्रेन द पेरेंट्स और ऑब्वियसली टीचर्स को भी। आई थिंक अगर ये 4-5 बातें ये हो जाएं, हम लोग बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तो कुछ भी नहीं। वी डोंट इवन हैव द बेसिक्स राइट नाउ, सैडली। और सबसे जो बड़ी बात जो पेरेंट्स को हमेशा कहती हूँ मैं, कि अगर बच्चा आपके पास आए, कुछ कहे, बिलीव द चाइल्ड, बिलीव द सर्वाइवर। उनसे सवाल ना पूछें कि नहीं इस तरह हो सकता, वो तो इस तरह के थे। बच्चे को अपने बिलीव करें, गिव देम द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट देयर इशू। तो अभी उस्मान ने बात पर इस पे एम्फसाइज किया है कि बच्चे को आप बिलीव करें, एंड आई थिंक उसके बाद ही हम देन वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, अगर थोड़ा बहुत ये चेंजेस बस हो जाए। Thank you so much, Maham, for that. And on that note, क्योंकि हम लोगों ने already time push कर लिया, and I know कि आप लोग की और commitments होंगी, but personally मेरे लिए it was very educational, and I'm very humbled that both of you could take out time. And I know कि in cases के अंदर बात करना आसान भी नहीं होता, because you do get affected emotionally as well. So I can only imagine कि आप लोग इन चीज़ों को किस तरह handle करते होंगे, and how do you keep yourself emotionally balanced. So once again, thank you so much, both of you. And उज़मा सदाकत की and Maham Ali की जो detailed bio है वो हमारे even description में given है, if you would like to reach out to them separately. So please let us know and we will get you in touch. Otherwise उनके Facebook pages भी माशाल्लाह both of them are pretty active and they have their own pages, so आप उनको उस पर भी reach out कर सकते हैं. Once again, thank you both of you. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.